आफ्टरनून। तो उसमें हमने मेन जो चीज़ें हैं, मेन जो सेक्शन है, उनका जो कंटेंट है वो डिस्कस कर लिया। अब जो है यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि लियान का कॉन्सेप्ट की डिस्कशन हुई हुई है इसके 7th पॉइंट पे आई गेस। तो वो क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये मैं आपके साथ फाइल जो है शेयर कर दूँगी, लेकिन मैं इसको पढ़ के भी बता देती हूँ कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें लियान का मसला बयान किया गया है, जिसका मतलब ये है कि किसी मर्द ने अपनी बीवी पर ज़ना की तोहमत लगाई, लेकिन चूँकि ज़ना की हद के इस्बात के लिए 4 मर्दों की ऐनी गवाही ज़रूरी है, इसलिए जब तक 4 गवाह ना हों, उसकी बीवी पर ज़ना की हद नहीं लग सकती। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाने के बाद शरीयत ने इसका हल ये पेश किया है। आप लोग अपने माइक्स काइंडली म्यूट करें। अब्दुल्ला, तो शरीयत ने इसका हल क्या पेश किया है? शरीयत ने इसका हल ये पेश किया है कि ये शख्स अदालत या हाकिम मजाज के सामने 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर ये कहेगा कि वो अपनी बीवी पर ज़ना की तोहमत लगाने में सच्चा है, या ये बच्चा या हमल इसका नहीं है, और 5वीं मरतबा कहेगा कि अगर वो झूठा है तो इस पर अल्लाह की लानत। तो ये पूरा तरीका बता दिया उन्होंने कि लियान का क्या कॉन्सेप्ट है अंडर सूरह नूर, सूरा नंबर 24 वर्स 6 to 9 में ये एक्सप्लेन है, और ये मैंने उसकी जो तफसीर की किताब है उससे लिया है, पिक्चर बना के फिर मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो दूसरा जो इसमें क्या कह रहे हैं कि यानी अगर खाविंद के जवाब में बीवी 4 मरतबा कसम खाकर ये कह दे कि वो झूठा है, और 5वीं मरतबा ये कहे कि अगर इसका खाविंद सच्चा है और ये झूठी है तो इस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो, तो इस सूरत में वो ज़िना की सज़ा से बच जाएगी। मतलब इस तरह गवाही लेने का तरीका है, तो उसको जो ज़िना की सज़ा है, जो कोड़े हैं या स्टोनिंग टू डेथ है, जो है उसकी सज़ा से बच जाएगी। इसके बाद अगर उनके पास गवाही पूरी नहीं है, इसको आप दोबारा भी पढ़िएगा, लेकिन मैं पढ़ के सुनाने का मकसद ये कि एक दफ़ा आप लोग गो थ्रू कर लें, क्योंकि बहुत कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इसको गौर से, मुझे पता है, नहीं पढ़ेंगे अगर मैं नहीं भी बताती। इसके बाद दोनों के दरमियान हमेशा के लिए जुदाई हो जाएगी। इसे लियान इसलिए कहते हैं कि इसमें दोनों ही अपने आप को झूठा होने की सूरत में मुस्तहिक़े लानत करार देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे बाज़ वाक़यात पेश आए जिनकी तफ़सील अहादीस में मौजूद है। वही वाक़यात इन आयात के नुज़ूल का सबब बने। ठीक है? तो जो मेन बात है वो यहाँ पे इस ऊपर वाले 1 और 2 पॉइंट में बता दी गई है कि क्या तरीका होगा, क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाएँगे, और किस तरह जो है मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। ये एक पॉइंट डिस्कस हुआ था जो 7th ग्राउंड है सेक्शन 2 का, उसमें। तो ये यहाँ से मैंने बता दिया। यहाँ पे जो है मैंने इसका रेफ़रेंस भी ऐड कर दिया, तफ़सीर अहसनुल बयान, ठीक है? ये उसका उर्दू जो तर्जुमा है, तर्जुमा किया किसने? मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी ने, तफ़सीर बाय हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़। अगर ये आप किताब तो ना लें, थोड़ी मतलब अगर आपने बिल्कुल पूरी नहीं पढ़नी, जो कि स्टूडेंट जनरली नहीं पढ़ते, लेकिन इसका पूरा रेफ़रेंस इसलिए बता दिया, कल को अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें कि इन्होंने खुद से तो नहीं कहीं से उठा लिया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रेफ़रेंस ऐड किया है। ये था। इसके बाद जो है मैं आप लोग को जो ओरिजिनल एक्ट प्रोवाइडेड है वो दिखाती हूँ। आप लोगों को एक्ट नज़र आ रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। यस मैम। जी मैम, नज़र आ रहा है। ठीक है। ये एक्ट जो था जो अवेलेबल है गूगल पे, अगर सर्च करें तो ये फ़ाइल ही एप्लीकेबल है, ये एज़ इट इज़ ही है। मैंने इसकी पीडीएफ फ़ाइल डाउनलोड कर ली। तो इसमें सारी वो बातें, वो मैंने खुद शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कहीं बोल्ड कर दिया, कहीं इटैलिक्स कर दिया, ताकि आप लोग को याद हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल साफ़-सुथरा शुद्ध एक्ट ही देखें और इसी से पढ़ें, तो वो भी जो है ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। एन एक्ट टू, बेसिकली उसमें क्या बता रहे हैं, दिस इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड क्लैरिफाई द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम लॉ रिलेटिंग टू सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वुमन एंड मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ। मतलब ये एप्लीकेबल है मुस्लिम
जो कपल है जिन्होंने शादी की अंडर मुस्लिम लॉ, उन मैरिड वुमेन्स की पे जो है ये एप्लीकेबल है। एंड टू रिमूव डाउट्स एज टू द इफेक्ट ऑफ द रिनंसिएशन ऑफ इस्लाम बाय मैरिड वुमेन और ऑन हर मैरिज टाइम, कि अगर वो रिनंसिएट कर दिया एक्सप्लिसिटली, रिफ्यूज़ल है, रिलीजन से कन्वर्ट हो गई है, तो उसके लिए भी इसने प्रोविजन ऐड कर दी। Whereas it is expedient to consolidate and clarify the provision of Muslim law relating to suits for resolution of marriage by women married under Muslim law to remove doubts as to the effect of renunciation, ये वही बात जो है दोबारा बता दी। सिंपल फर्स्ट एक्ट में देख लें, उन्होंने जो टाइटल लिखा हुआ है ये है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। शॉर्ट टाइटल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में होगा कि ये रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है बेसिकली ये शॉर्ट टाइटल है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 5 साल की डिग्री में एक अलहदा से सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। कुछ टीचर से उस पर भी बिल्कुल कुछ पढ़ाते ही नहीं है, हमारे साथ ये हो चुका है। तो शॉर्ट टाइटल ये होगा, फॉर एग्जांपल एक्ट का नाम है, इसको शॉर्ट टाइटल कह दिया। एक्सटेंट बेसिकली एप्लीकेबिलिटी है कि किस किस पे एप्लीकेबल है, तो ये ऑल ओवर पाकिस्तान एप्लीकेबल है। ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविंसेस एंड कैपिटल, तो प्रोविंसेस और कैपिटल मिलके क्या बनाता है, पाकिस्तान बनाता है, तो ये पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। बाकी ये वही ग्राउंड्स हैं जो मैंने टेबल में लिख दिए कि वेयर अबाउट्स हस्बैंड के नहीं पता पिछले 4 साल से, हस्बैंड निगलेक्ट कर रहा है एंड हैज़ फेल्ड, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है, फाइल्ड टू प्रोवाइड, ही हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। या फिर ऐसा है कि हस्बैंड, यहाँ पे 2A की इंसर्शन है कि हस्बैंड हैज़ टेकन एन एडिशनल वाइफ इन कंट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। तो ये अगर इस तरह की कंडीशन है उसकी बेसिस पे रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री ले सकती है। और अगर हस्बैंड को 7 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा हुई है, अगर वो उस बेसिस पे लेना चाहती है तब ले सकती है। तो ये सारे वही ग्राउंड्स हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, सिर्फ एक दफ़ा दिखा रही हूँ ताकि आप ये ना कहें कि हम एक्ट से फेमिलियर नहीं है। मैम ने तो पता नहीं क्या क्या टेबल शेबल बनाए हुए थे, इस एक्ट में तो टेबल ही नहीं है। तो वो मैंने इसलिए बनाए हुए थे ताकि मुझे भी याद रहे, आप लोगों को दूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, तो वो जो इमेज की फॉर्म में चीज़ें हैं वो जल्दी याद हो जाएंगी। और एक सैंपल दिखाना था कि किस तरह आप खुद तैयारी करें किसी भी एक्ट या किसी भी लॉ की। और अगर पेपर में कम टाइम में लिखना है तो डब्बे जनरली मार्कर से बना के उसमें आप छोटे छोटे ये वाला आप लिखेंगे तो आप थोड़े कॉन्शियस रहेंगे कि मैंने कोई चीज़ गलत तो नहीं लिख दी, टीचर भी रहेगा। लेकिन टेबल की फॉर्म में टीचर को खुद भी पता होगा इसने पॉइंटर्स दिए हैं, टेबल में बता रहा है कि ये ग्राउंड है, तो आगे से फर्दर आप इसकी एक एक छोटे छोटे लफ्ज में हेडिंग भी बना सकते हैं जिससे पता चल जाए। तो ये सारे आइडियाज़ मैं आप लोग को इसलिए देती हूँ हर लेक्चर में, ताकि आप लोग अपनी असाइनमेंट को कोई भी एक तरीका फॉलो करके थोड़ी सी यूनिक करें, पता चले कि आपने थोड़ी सी डिफरेंट एफर्ट या थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाया है और आपकी असाइनमेंट जो है या आपका पेपर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है, ये ग्राउंड्स हो गए। ये देख लें, ये जो है क्लॉज 8 का आगे ये 8 है ना, ये इसको 8 बोलते हैं रोमन में जो लिखा हुआ है। इसके आगे ABCDEF पार्ट्स थे, 6 पार्ट्स थे, वो मैंने अलहदा से टेबल इसीलिए बना लिया कि टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी सेक्शन 3 में भी बता दिया नोटिस का, ये इस तरह लिखा हुआ है जिसको मैंने अलहदा एक्सप्लेन कर लिया था। सेक्शन 4 में इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन है, सारी वही बातें हैं, 2 प्रोवाइजर से मैंने दोनों ही डिस्कस किए हैं, ऊपर जो बात थी वो भी डिस्कस की है। एक्स्ट्रा एफर्ट ये मैंने किया कि उसमें मैंने एरोज लगा दिया, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि बात क्या कहना चाह रहे हैं। 5th डॉवर से रिलेटेड है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और 6 में ये देख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपील्ड बाय रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1942, उसकी बेसिस पे ये रिपील हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर मैंने उसमें जजमेंट्स लिखी थी, उन जजमेंट्स को जो है मैंने कॉपी तो किया अपने पास, लेकिन मैं आप लोगों को अभी नहीं दे रही, उस पर इसकी बेसिस में आपको एक शॉर्ट असाइनमेंट दूंगी। ये चारों के मैंने साइटेशन लिख दी थी, लेकिन आप लोग को दिखाने का मकसद ये कि मैंने ये सेव कर ली है, न्यू जजमेंट्स हैं। इसको मैं अगर आपको शेयर करूंगी तो इसमें आपको मैं असाइनमेंट इस तरह थोड़ी सी यूनिक सी दूंगी, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं होगी इसमें। आपने ना एक जैसे आप लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान का पेज फॉलो किया है, बहुत से स्टूडेंट्स ने किया हुआ होगा फेसबुक पे, तो बाप के अलावा कोई बताए जी किसने जी किया हुआ है? जी जी मैम, किया यस है, मैम। पेज पे लाइक लाइक किया है। ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं ना, ऊपर लिखा होता है लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, फिर नीचे उर्दू में लिखा होता है ये प्रिंसिपल है, अगर दूसरी शादी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें इजाज़त लेनी है, ये वो ऐसी बात लिखी होती है, नीचे साइटेशन लिखी होती है। ठीक है, आप लोग उर्दू की भी मेहनत ना करें, उर्दू वाला कीबोर्ड शीबोर्ड नहीं लेना, आपको मैं ये दूंगी साइटेशन,
उसमें से किसी एक पे आपने जो है प्रिंसिपल लिखना होगा जो इस फैमिली लॉ से रिलेट हो, और नीचे फिर इसकी साइटेशन लिखनी होगी। ठीक है, ऊपर आपने लिखना होगा मेकन लॉ एसोसिएट्स, नीचे इंग्लिश में करके फॉन्ट क्या होगा, पीछे बैकग्राउंड क्या होगा, ये सारा आपने खुद चूज करना है। खुदारा मुझसे ना पूछें, मैं देखना चाह रही हूँ कि आप खुद कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। हाँ, मैं ये आपको बता सकती हूँ कि कुछ ऐसा कलर हो, बहुत नीला पीला ग्रीन, मेहंदी नहीं है किसी की, ऐसा कलर रखें जो डिसेंट लगे। अगर मैं आपके नाम के साथ जो है पोस्ट करती हूँ ऑफिशियल पेज पे, इंस्टाग्राम पे या उस पे, तो वो एक अगर अच्छा होगा तो मैं पोस्ट करूँगी, नहीं अच्छा होगा तो मैं नहीं करूँगी। चेक मैं ज़रूर कर दूँगी कि इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन पोस्ट जो है जो बहुत अच्छा सा होगा वो करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा-सा यूनिक हो जाएगा और इसपे कोई बहुत काम नहीं करना। 4 जो है मैंने जजमेंट्स बता दी, उसमें से आपने किसी एक पे उसको पढ़ना भी है। जिसका जिस पे होगा कुछ एक जजमेंट थोड़ी-सी लंबी है और बाकी 2-2 3-3 पेजेज़ की हैं, तो जो जिस पे बनाएगा मैं उससे रैंडमली ना, बेशक मुझे कॉल करके भी क्वेश्चन पूछना पड़े कि उसने ये चेक करने के लिए कि उसने जजमेंट पढ़ी है या नहीं, तो मैं वो करूँगी, बहुत फारिग हूँ मैं। ठीक है? तो आपने उस जजमेंट को पढ़ना, उसमें से प्रिंसिपल लिखना और नीचे ये साइटेशन लगा देनी है, और नीचे ही आपने ब्लर करके थोड़ा-सा, मतलब थोड़ा-सा पता चलो, बहुत हाइलाइटेड ये ही ना पता हो कि लिखा हो कि डिज़ाइन्ड बाय, जो आपका नाम होगा वो लिखेंगे आप। ठीक है? अब इसके जुगाड़ लगाने के तरीके जो है ओरिजिनल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। या तो आप पीपीटी पे बनाएँ, पावर पॉइंट पे, ठीक है? इमेज सेव किया, वॉलपेपर इन मैट ब्लू कलर, इन मैट मैरून कलर, एक ट्रांसपेरेंट या कोई टेक्सचर के साथ है तो टेक्सचर लिख दो जो तुम्हें को पसंद आता है, सेव किया, सेव एज एन इमेज। ठीक है, अब वो जो आप पीपीटी पे गए, आपने इंसर्ट का ऑप्शन होता है, थर्ड पॉइंट पे इंसर्ट पिक्चर करें, वो पिक्चर ऐड करें, एरोज लगे होंगे पूरी पीपीटी पे फैला दें जो उसका साइज है, उसके ऊपर फिर इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करें, वर्ड आर्ट ऊपर लिखे मेकन लॉ एसोसिएट्स, नीचे फिर इंग्लिश में यहाँ से, तो वो तो आपने इधर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जजमेंट्स में आपको जो है वो पूरी फाइल शेयर कर दूंगी। तो और साथ में बता भी दूँगी, इधर डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि रिकॉर्डिंग जो है शेयर करूँ तो आप लोगों को पता चल जाए। तो फिर जो है आपने क्या करना है कि वहाँ पे आपने लिखना है मेकन लॉ एसोसिएशन, नीचे फिर एक दफ़ा दोबारा इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करें और उसमें जो है प्रिंसिपल जो आपको लगता है कि ये मेन प्रिंसिपल है, जो हमारे फैमिली लॉ के वीक्स है, जो हमने अभी एक्ट पढ़ा है, डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, उसके किसी सेक्शन से डायरेक्टली रेलेवेंट है, तो उसको लिखें। ये जो है जो हेड नोट से उठा लेगा, अक्सर हेड नोट्स में आधी बात होती है, तो जिसकी आधी बात होगी उसका मतलब है कि उसने हेड नोट्स से शुरू सिंपल उठा लिया और उसने जजमेंट नहीं पढ़ी। मैं डायरेक्टली पहले उसी से सवाल करूँगी। ठीक है? तो इसलिए आपने पूरे जजमेंट्स को पढ़ना है, क्या पता अंदर कोई और अच्छे वर्ड, अच्छी लाइन मिल जाए। आपने वो 3-4 लाइनों में लिखनी है और नीचे साइटेशन लिख देनी है और उस साइटेशन का कलर थोड़ा-सा चेंज कर लीजिएगा ऊपर वाले टेक्स्ट से, ताकि 3 वाज़ेह चीज़ें पता चलें। फिर कॉर्नर पे, मिड पे या साइड पे वर्टिकली, ऊपर से नीचे सीधा वर्टिकल होता है ना, तो उधर लिख सकते हैं डिज़ाइन्ड बाय अपना नाम। नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ऊपर से लिख के लाएँगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डिज़ाइन बाय अपना नाम आपने लिखना है। तो अब जब मैं वो पेज पे करूँगी तो आपके जो आपके कॉपीराइट है जो आपने बनाया है वो भी सही रहेगा और जो अच्छा होगा वो वहाँ पे अपलोड भी हो जाएगा। तो ये हमारा एक यूनिक टास्क हो जाएगा। बाकी आप लोग का काम मैंने किया हुआ है, आप लोग कहीं जाने की, कहीं लाइब्रेरी, कहीं लॉ साइट, कहीं से जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लॉ खुद जो है ये प्रोवाइड कर दूँगी। इसमें से आपने सिर्फ़ एक कोई जो है वो पढ़ना है और उसके बाद जो है उस पे आपने बनाना है। प्रेफ़र करें जो पहला जो केस था, ये ना हो कि सारे उससे ही उठा लें। जो अगले अगले करेंगे या जो बड़ा वाला उसको करेंगे तो मुझे ज़्यादा होगा कि थोड़े स्टूडेंट्स ने करेज दिखाई और उस पे काम किया है। तो हर चीज़ जो है इन्विजिलेटर या जो आपका एग्ज़ामिनर होता है उसके माइंड को अफ़ेक्ट करती है। अगर वो सोचने वाला हो कि इस बच्चे ने, बाकी सब ने फर्स्ट केस उठा लिया है, इसने थोड़ा-सा डिफरेंट उठाया है, तो इस एटलीस्ट उसने थोड़ी हिम्मत की है, थोड़ी जुर्रत की है, तो मैं उस लिहाज से उसका चेक करूँगी, क्या पता मैं उसको कोई ग्रेस मार्क्स भी दे दूँ। तो आप जब भी असाइनमेंट करें, तो जो आपको क्वेश्चन जो असाइनमेंट असाइन कर रहा है, उसकी माइंड रीडिंग करने की कोशिश करें। इसी तरह ये आपकी हैबिट डेवलप होगी कि आपके जो आपके सामने क्लाइंट्स बैठे हैं, वो उनके आप कैसे माइंड रीडिंग करें, क्या आप कौन-सी बात करें जो उनको मुनासिब लगती है, कौन-सी करें ना जो नहीं लगती, या क्या वो सोच रहे हैं उस तक पहुँचने के लिए। तो जो असाइनमेंट है इससे हम 2 चीज़ें जो सीखेंगे, एक तो हमने प्रिंसिपल सीख लिया, दूसरा इस लॉ को रिलेट कर लिया, तीसरा जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो है या आपका एनालिसिस बिल्डिंग जो है वो थोड़ी-सी हो जाएगी। ठीक है?
तो ये असाइनमेंट जो है आपको साइन की जाएगी। मैं इसको पर्टिकुलरली लिख के भी बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड इसलिए कर लिया ताकि जो है आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, अब जो है अगर किसी का सवाल है इसमें से तो वो मुझसे पूछे। मैम मेरा एक सवाल है। जी जी। मैम वेयर अबाउट का जब अगर पता ना हो तो इस एक्ट के मुताबिक वो 4 साल तक जो है ना वेट करेगी, तो क्या मतलब 4 साल तक वो किसी सेकंड मैरिज के लिए नहीं जाएगी? क्योंकि इस्लाम के तहत तो वो जब तक किसी एक मैरिज से डिसॉल्व नहीं होती है तो दूसरी मैरिज नहीं कर सकती है, तो 4 साल तक तो इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसको इन तमाम प्रोविजंस के तहत उसका जो है ना डोवर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये इन तमाम सूरत हाल में वो फॉल नहीं कर रही है और वो डिसॉल्यूशन करना चाहती है, फिर उसका जो है ना डोवर इफेक्ट होगा। हाँ, ये दो आपका जो क्वेश्चंस हैं। आपका पहला और दूसरा सवाल बहुत इंटरलिंक्ड है। इन्होंने बता दिया कि अगर आप इस सेक्शन आप लिख देते हैं कि मैं इस एक्ट के तहत डिसॉल्व करना चाहती हूँ, मैरिड 4 साल से बंदा गायब है और आप चाहती हैं कि आपका डॉवर इफेक्ट ना हो, अच्छी खासी उसमें अमाउंट लिखी हुई है और उसके लीगल हेयर्स के पास है भी, आप उनसे लेना चाहती हैं, तो फिर आप ये ग्राउंड ली। अदरवाइज वो गायब हुआ है, आपको पता है किसी और के साथ भाग गया है या कहीं और चला गया, जानबूझ के छुपा हुआ है, आप बेशक दूसरे दिन जाके जो है खुला की डिक्री जो है वो के लिए जो खुला का केस फाइल कर दें। कोर्ट खुला के केसेस में जो है वो वुमेन को ज़्यादा फेवर करती है, आपकी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। खुला आप उस सिचुएशन में भी कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या होगा, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरा डॉवर इफेक्ट ना हो। डॉवर आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस एक्ट की हेल्प लेते हैं तो फिर इसकी जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। और ठीक है मैम, और जो नॉन मुस्लिम है उनके उनका कोई और एक्ट है इस तरह के क्या? अब मतलब अगर ये क्लाइंट कोई नॉन उसमें मुस्लिम हो। हिंदू मैरिज एक्ट है और फिर वुमेन मेंटेनेंस एक्ट है हिंदूज का, वो तकरीबन दो दो तीन तीन पेजेस के हैं। ठीक है, उसको भी मैं ना, क्योंकि सर जो है कल आपको मेन जो प्रैक्टिकल बातें हैं, जो प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ होता है, डाइवोर्स और खुला का कॉन्सेप्ट कितना आना चाहिए, मैं खुद उनको कहती हूँ कि थोड़ा बेशक वो प्रोविजंस को अवॉइड करें, जनरल प्रैक्टिस आपने सीखनी है, जो आपको पता हो वो बता देंगे। जो बाकी छोटी सी ये जो थेरेटिकल चीज़ें हैं, नोट्स और ये सारा मेकअप शेकअप नोट करके नोट्स बनाना, वो फिर मैं आपको अलहदा से करके बता दूंगी। उसमें फिर हिंदू मैरिज एक्ट है, आनंद मैरिज एक्ट है। आनंद जो है वो सिख कपल जो है उसको कहते हैं, उसके लिए आनंद मैरिज एक्ट है। फिर पारसीज का एक्ट है, क्रिश्चियंस का एक्ट है। तो और उनमें जो मैरिज डिसॉल्व होती है उसमें खुला या डाइवोर्स का अलहदा कॉन्सेप्ट नहीं होता, जुडिशियल डिक्री होती है खास हिंदूज और क्रिश्चियंस में। फिर आगे क्या कंडीशंस होती हैं या क्या मेंटेनेंस कैसे होती है, वो फिर वो आप स्पेसिफिक स्पेशल लॉज का पढ़ेंगे तो वो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसमें से एक दो मैं ऐड कर लूँगी, बाकी मैं आपको बता दूंगी कि ये टाइटल है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। ओके, किसी और का कोई सवाल? मैम, मैंने कुछ असाइनमेंट्स नहीं की थी पिछली, उनकी डेट भी गुजर गई है। अब मैं दोबारा कर सकता हूँ या फिर आगे कंटिन्यू हो जाऊँ? असाइनमेंट्स का ये है कि आप लोग कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अगला जो वीक है 1 फरवरी से 7 फरवरी तक, 7 8 फरवरी तक, उसमें थोड़ी आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो कोशिश करें कि आप लोग प्रीवियस असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लें। उस नहीं तो उस टाइम उन दिनों के दौरान जो है वो आप कंप्लीट कर लें, मैं उस वक्त एक्सप्लिसिटली बता भी दूंगी। लेकिन ये है कि इस पे मैं वो वीक रिलैक्सेशन देने का मकसद भी है कि जो हमारा एक हुआ हुआ था वर्चुअल जॉब एक्सपो में हमने पार्टिसिपेट किया था बैरियर यूनिवर्सिटी के, तो 30+ स्टूडेंट्स तो वहाँ से थे, तो उनके भी एग्ज़ाम्स हैं, उनको कॉम्पनसेट करना। दूसरा हम डाटा अपडेट करेंगे, इसमें आप लोगों को एक ईमेल की जाएगी जिसमें हमने अभी सीपीसी पे शॉर्ट कोर्स स्टार्ट कराना है। जैसे ही आप लोग की इंटर्नशिप एंड होगी तो हमने जो है 1 मंथ का शॉर्ट कोर्स करना है, उसके लिए अलहदा जो सर्टिफिकेट्स देंगे, उसमें हमने लिमिटेड कैंडिडेट्स लेने हैं। तो उसमें जो हम एक प्रॉपर फीस रखेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 3000 है, लेकिन अगर आप लोगों को उससे पहले ईमेल की जाएगी कि जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं या हमारे पिछले सेशन में रहे हैं, तो पहले तो आप लोगों को की जाएगी कि ये उनके हाफ चार्जेस होंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसलिए होंगे, उसमें सब इंक्लूड होगा। इस इंटर्नशिप के जो आपको सर्टिफिकेट्स भेजने हैं हमने, टीसीएस वगैरह कराने हैं, या जो भी अगर कोई साथ आपकी शील्ड है या कोई एक्स्ट्रा आपको जैसे डायरी वगैरह होती है ऑफिस की, जो लॉ फर्म की
तो वो प्रॉपर हम जो है वो सोच रहे हैं कि इस दफ़ा भेजें, उसमें वो सारे एक्सपेंस मिला के और उस शॉर्ट कोर्स के एक्सपेंस मिला के आप लोग को सिर्फ इतना चार्ज किया जाएगा। अदरवाइज जो न्यू आएगा उससे सिर्फ शॉर्ट कोर्स का 3000 इस तरह चार्ज किया जाएगा। तो वो सारी ईमेल आप लोग को भेजी जाएगी। हमने ये सारा काम उस वीक में करना है, जो हमने अपना स्केड्यूल बनाया हुआ ना, जो मैं आपको अभी यहाँ पे बता रही हूँ 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। तो आप लोग जो अभी असाइनमेंट्स हैं वो कोशिश करें कि साथ-साथ करें। जो आपको लगता है कि थोड़ी लेंथी असाइनमेंट्स हैं और अभी आप नहीं कर सकते, साथ आपके कोई एग्ज़ाम्स हैं या कुछ, तो कोशिश करें, मैं उस वक़्त डेट एक्सटेंड करूँगी कुछ दिन के लिए। अगर 7 दिन है तो उसमें 5 या 4 दिनों के लिए मैं एक्सटेंड करूँगी। उसमें आपने थोड़ा ज़ोर लगा के, थोड़ा टाइम दे के पबजी-शबजी से, फ़ेसबुक से, इंस्टाग्राम से 30 मिनट निकाल लें, अपनी असाइनमेंट करें और अपलोड कर दें। आप भी सुकून में, मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील होगा, ठीक है? तो आपने ये काम करना है। बताने का मकसद ये है कि वो जो वीक है, वो क्रिटिकल इस पर्सपेक्टिव में भी है कि आप वेदर अगर आपकी असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं और जो स्टूडेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उनको बार-बार गाइड भी किया जा रहा है, उनको हम रिमूव कर देंगे। जो हमारी पेंडिंग लिस्ट में है, क्योंकि हम सेकंड वीक से प्रॉपर क्रिमिनल लॉ, फिर ह्यूमन राइट्स लॉ, सर्विस लॉ करेंगे, तो जो भी स्टूडेंट आएगा उसका एक ही पार्ट मिस होगा, फॉर एग्जांपल फैमिली लॉ का। तो बाकी तो वो सीख करेगा ना, तो जो ऑलरेडी बार-बार हमें मैसेज कर रहे हैं कि काइंडली हमें ऐड कर लें, तो फिर हम उनको ऐड कर लेंगे और यहाँ से जो जिनका रिस्पॉन्स 0 है, वो रिमूव हो जाएँगे। तो उसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग की एटलीस्ट कुछ 2-3 असाइनमेंट्स तो हों ना, हमें एनालिसिस करने में जो है वो थोड़ी आसानी हो। और अगर सर मुझे कहते हैं कि स्टूडेंट ये तो मुझे सही रिस्पॉन्स नहीं लग रहा कि दे रहा है, तो इसको निकाल दें या कुछ इसको रिफ्यूज़ कर दें या इसको वार्निंग जारी करें, तो मैं उनको गाइड कर सकूँ कि हाँ सर, इसने ये 3 असाइनमेंट्स की हैं, टाइम पे की हैं, अच्छे से की हैं, बाकी 3 नहीं कर सका क्योंकि थोड़ा-सा बिज़ी था, इसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है। तो वहाँ पे मैं आपकी जो एडवोकेट बनूँ और मैं आपको डिफेंड कर सकूँ। ये जो बात है, ये मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। आई होप कि आपको भी समझ आ गई होगी, आपके इस क्वेश्चन की वजह से बाकी जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ आ गई होगी। ठीक है? राइट मैम। मैम जी, गैलेक्सी A6 प्लस। जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, जो नए आए हैं इस मीटिंग में, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगी? मतलब उनकी जो क्लासेस मिस हुई हैं या असाइनमेंट वगैरह जो रहते हैं उनके हवाले से थोड़ा बता दें। जो क्लासेस मिस हुई हैं उसके लिए तो मैंने ना मैं पर्सनली खुद भी उनको ना लेक्चर्स की लिंक्स भेज देती हूँ। अब 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बहुत ही एंड मोमेंट्स पे जो है वो ऐड किया था, थोड़ा-सा क्योंकि मैं खुद भी बिज़ी थी। वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड जो है लिंक्स वो अपलोडेड हैं। मैं ही हूँ जो जिनको आपने अभी ऐड किया था। सही, जी, जी, मैं पहचान गई। तो वो जो लेक्चर्स के लिंक है, पार्ट 1 है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज ये दूसरी मीटिंग है, तो मैंने इसको पार्ट 2 कह दिया और लेक्चर 7 का। वो मैंने इस तरह करके 6 लेक्चर तक अपलोड किए हुए हैं और लिंक का भी ना मैंने गूगल क्लासरूम में भी जो है वो बनाया हुआ है। तो उसमें हमने ऐड किया हुआ है, वहाँ पे हम असाइनमेंट्स असाइन करते हैं और वहाँ पे साथ-साथ बता देते हैं और मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में भी बता देती हूँ। क्योंकि आपने लेट किया है तो पहले मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के मैसेजेस जो हैं वो जो ज़रूरत के हैं वो फॉरवर्ड कर दूँगी। फिर मैं आपको गूगल क्लासरूम में ऐड करूँगी। वहाँ पे क्लास वर्क वाले में आपको असाइनमेंट असाइन होगी, साथ ही डेडलाइन भी शो हो रही होगी। आप लेट कर रहे होंगे तो आपको ऑटोमैटिकली ईमेल आ रही होगी कि आप जो है वो आज लास्ट डेट है, ये है, वो है। अगर चेक हो जाती है, मार्क्स लगेंगे वो भी उधर ही लगेंगे। तो वो सारा काम आपने गूगल क्लासरूम में जो है वहाँ पे जाके करना है। तो वो मैं आपको गाइड कर दूँगी। इस तरह से जो है आप रिकॉर्डेड लेक्चर जब-जब हों, उनको सुनें। प्रॉपर टाइटल लिखा हुआ है। असाइनमेंट का टाइटल भी लिखा हुआ है और जो लेक्चर्स अपलोडेड है उस पे भी लिखा हुआ है। तो आपने लेक्चर 3 सुना, उसकी बेसिस पे कोई असाइनमेंट 1 थी, तो आप जो है उसको सुनें और फिर असाइनमेंट से लिंक करें और उसको जो है वो अपनी असाइनमेंट को करने की कोशिश करें। एक प्री ट्रेनिंग एमसीक्यूज़ हैं, वो मैं आपको बता दूँ, वो रैंडम है, वो जनरल है, वो आपने जो आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग है, अगर नहीं भी आता तो जो आपको सही आंसर लग रहा है तुक्के पे आपने लगा देना। उस पे खुद गूगल करके या कॉल्स करके ना पूछें किसी से कि इसका क्या आंसर है, वो आप कर दें। उसमें से 100 एमसीक्यूज़ है, 100 में से आपके 20 भी आते हैं ना, तो वो फेयर इनफ है क्योंकि वो प्री ट्रेनिंग है। हम यही देखना चाह रहे हैं कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है। नहीं है तो अभी जब आप ये पूरा सेशन ले लेंगे तो उन 100 में से आप 80 के 90 पे पहुँच जाएँगे। ठीक है, 70 पे भी पहुँचते हैं तब भी ठीक है कि आपने कुछ चीज़ें सुनी हैं, पढ़ी हैं और याद रखी हैं। तो ये आपका एक तरह से इवैल्यूएशन है। तो वो प्री ट्रेनिंग एमसीक्यूज़ एटलीस्ट बहुत ज़्यादा मस्ट है। बाकी प्लेंट कैसे लिखनी है जो कि पता होनी चाहिए, लेकिन 9-10 फिफ्थ सेमेस्टर तक टीचर्स सही से नहीं पढ़ाते, गाइड नहीं करते, तो उसके लिए प्लेंट का अलग से लेक्चर है। प्रैक्टिकली फैमिली ट्रायल है, फैमिली केस है, तो उसमें क्या-क्या स्टेजेस होती हैं उसके लिए अलग से लेक्चर है।
तो ये पूरा वीक फर्स्ट वाला भी हमारा फैमिली लॉ पे ही चल रहा है। आगे 2 लेक्चर्स होंगे प्रोबेबली। मैं पहले चाह रही थी कि एक में ही डाइवोर्स को और कस्टडी कर ले, बट फिर मैंने कहा कि अगर ऑलरेडी हम थोड़ा डिले हो गए हैं, कोई मसला नहीं, हम एक और दिन इस पे लगाएंगे और हम फैमिली लॉ को कंप्लीट करके उसके बाद फिर हम क्रिमिनल लॉ के जो है वो मेन कुछ चीज़ें जो है वो हम एक वीक उसको अलॉट करेंगे। तो सीआरपीसी और जो पीपीसी के जो है उसको हम पढ़ेंगे, तो उसकी जो है हम डिस्कशन वहाँ पे करेंगे। आई होप कि थोड़ा ठीक सा है आपको मैम, ये आइडिया आप हो व्हाट्सएप गया पे होगा। मेरे साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, सही। ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम इफ यू डोंट माइंड, मैं अगर एक और क्वेश्चन करूं, इजाजत है? इजाज़त है। क्योंकि ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस किया है। अच्छा, तो वो क्या मतलब कि प्रोविजंस होगी जब हस्बैंड जो है ना डाइवोर्स दे और उसको जो है ना डाउरी भी पे नहीं करनी पड़े, और वो कौन सी खुला होगी जब वो औरत को जो है ना डाउरी हस्बैंड को देनी पड़े, तो वो क्या सूरत हाल होगी मैम? अच्छा, अब डॉवर और डाउरी में जो है थोड़ा-सा फ़र्क है। डाउरी वो होती है ना जो नहीं, डॉवर सॉरी, डाउरी तो वो अपने साथ लाती है, वो नहीं, हाँ, जो हाँ। हक में है। मैं जहेज की बात नहीं कर रहा, हक मेहर की मैम। तलाक की सूरत में ना जो कंडीशंस है जनरली, अगर आप देखें, अभी आप थोड़ा-सा जनरल लें क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको ये रिकॉर्डिंग और भी सुनेंगे। तलाक अगर हस्बैंड खुद देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइवोर्स करता है, उसकी जो भी मोड्स हैं, किसी से तशबीह देता है, अपनी माँ से तशबीह देता है, उसकी बेसिस पे वो आप जुडिशली डिक्री लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, या ये लियान वाला है, तोहमत लगाता है उस पे, तो वो तलाक दे दी उसने, तो जो हक महर लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल निकाहनामे पे 2 लाख था, उसमें लिखा हुआ है 20,000 मौजूल था, मतलब पेड है उसी वक़्त शादी के दिन, बाकी गैर मौजूल है, और वो पेएबल ऑन डिमांड है, तो वो पे करेगा, ठीक है? कोर्ट भी यही कहेगी कि वो जो है पे करे। अगर खुला जो है औरत ने ली है, खुला खुद माँग रही है, तो वो उसमें अपने डॉवर का राइट वेव ऑफ कर रही है। तो जनरल अगर खुला की डिक्री है, वो इस एक्ट के अंदर फ़ॉल नहीं करती, तो खुला में जनरली उसको अपना डॉवर छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जनरली कि कहें कि खुला भी ले लो और आपको डॉवर भी मिले, एक्सेप्ट ये जो लॉ उनको प्रोवाइड किया है स्पेशल लॉ। फिर पिछली दफ़ा खुबाब ने कहा था कि अगर जनरल लॉ और स्पेशल लॉ हो तो उसमें हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है। जनरल ये बात है कि डॉवर उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन इन्होंने एक स्पेशल लॉ बना दिया, उसमें ये कंडीशंस बता दी, अगर वो इसके अंडर फ़ॉल करती हैं, तो फिर जो है अगर उसकी बेसिस पे कोर्ट खुला दे देती है, तो फिर जो है उनका डॉवर इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसमें भी एक पंजाब की हद तक अमेंडमेंट है कि बीवी को 25% तक जो है वो छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं अभी कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों नहीं गई क्योंकि कुछ बहुत जूनियर स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर के भी, उन्हें अभी लॉ पढ़ना ही नहीं आता। तो जब वो थोड़ा-सा पढ़ें, बाकी रिसर्च थोड़ी करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप की बात है। अभी आपने प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें देखनी है, हमने उनको जो है वो देखना है। तो ये जो चीज़ है आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है, फिर भी नहीं समझ आती तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास एक सवाल आया कि प्रोविज़न जो डायरेक्ट जो है स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ, मैं आपको देख के बता दूँगी, मुझे जैसे मैंने लिखे हुए थे नोट्स में सीपीसी के कुछ पॉइंट्स, मैं उसकी पिक्चर भी ऐड कर दूँगी, वो रजिस्टर मेरे ऑफ़िस में पड़ा हुआ है, और मैं प्रोविज़न भी आपको फिर कल बता दूँगी। दूसरी बात कि अगर एक बात है उसमें ये बात लिखी हुई होगी कि स्पेशल लॉ है और उसकी प्रोविज़न है स्पेशल प्रोविज़न, लेकिन प्रोसीजर गिवन नहीं है। तो अगर सिविल नेचर का है तो उसपे सिविल प्रोसीजर कोड लगेगा, जो उसमें प्रोसीजर मिला हुआ है वो फ़ॉलो होगा। अगर सिर्फ़ प्रोसीजरल कोई ऐसी प्रोविज़नल प्रोविज़न्स हैं और मेन जो कॉन्टेक्स्ट है वो मिसिंग है, तो उस वक़्त भी जो प्रोसीजर स्पेशल लॉ का होगा और जो बाकी प्रोविज़न्स हैं वो सीपीसी की एप्लीकेबल हो जाएँगी। अगर सिविल का है, क्रिमिनल का है तो सीआरपीसी की। तो ये इस तरह चलता है। ये एक छोटा-सा चार्ट मैं बना दूँगी स्पेशल और जनरल लॉ कब-कब किस तरह अल्टरनेटिवली यूज़ होता है। तो ये जिनका क्वेश्चन था आई गेस हुज़ैफ़ा, तो उनको फिर कल की क्लास में या फिर जनरली मैं आपको पर्सनली भी भेज दूँगी और ग्रुप में भी भेज दूँगी। ना भेजूँ तो आप मुझे ओपनली जो है वो मैसेज कर सकते हैं इन रीज़नेबल ऑर्डर। जासिया आपका क्वेश्चन है, उसके बाद खंसा का क्वेश्चन लेंगे, काफ़ी देर से हैंड रेज़ किया हुआ है, और फिर अमीर मुर्तज़ा का। जासिया, येस यू कैन गो फॉर योर क्वेश्चन। मैम मैंने पूछना था कि ये एमएसटी जो लिखा होता है
ये अभी इसके स्टॉक की 4th लाइन में भी MST फरहत इमाम लिखा है, तो MST की क्या एब्रीविएशन है? ये है और एक मुसम्मात। और भी क्वेश्चन इसके बाद अगर आप अच्छा आप बताएं सेकंड क्वेश्चन बताएं। यस मैम। बताएं सेकंड क्वेश्चन। मैम रिपीट। अच्छा मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो 8 6 ग्राउंड्स आपने बताए थे कि जो क्रूअल एक्ट्स के अंडर आते हैं, तो मैम उनके क्या एविडेंसेस भी, जैसे लॉ तो सारा हमारा एविडेंस बेस्ड होता है, उसी पे जजमेंट आती है, तो क्या जब हस्बैंड कोई क्रूअल एक्ट करता है वाइफ पे, तो उसकी कोई हमें एविडेंस भी प्रोवाइड करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट? सबसे पहले MST लिखा हुआ है, ये मुसम्मात लिखा जाता है, ठीक है, तो उसकी जो एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मुसम्मात उर्दू में मुसम्मात लिखा जाता है, ये पूरा नहीं लिखा जाता तो MST लिखा जाता है। दूसरा जो है आपका सवाल था कि थोड़ा सा भूल गई हूँ, दोबारा बताएं। मैम वो क्वेश्चन ये था कि क्रूअल एक्ट्स जो अगर हस्बैंड वाइफ पे करता है, तो उसकी कोई एविडेंस भी दिया जाता है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट? अब ठीक, अब जो फैमिली केस होता है ना, आप जब मैं आपको जो मैंने पहले भी सिखाया था, मैं इसके बाद सिखाऊंगी कि अगर सिविल केस है तो सिर्फ प्लेंट आप लिख के कोर्ट में नहीं देते, आपको सिविल सेट लगा के तैयार करना पड़ता है। फैमिली केस में जनरली हम वैसे तो फहरिस्त दस्तावेजात में लिख देते हैं ना कि ये एग्रीमेंट है, ये है, पेश करेंगे, लेकिन फैमिली केस में जनरली एविडेंस जो प्रोवाइडेड होता है उसी वक्त लगा देते हैं। लेकिन खुला की ऐसी कंडीशन है कि जहाँ को फैमिली लॉ के जो फैमिली कोर्ट जो है या फैमिली जज है, वो औरत की तरफ जो है वो ज़्यादा बेंडेड होते हैं और उनका जो है वो ग्रीवेंस सुनते हैं। अगर औरत कह रही है कि मैं खुला लेना चाहती हूँ, ये ग्राउंड है, तो खुला उसको दे दी जाती है, ठीक है। जो एलिगेशन है, अगर उसके जो बहुत जैसे नॉर्मल केस में हार्ड एंड कोर एविडेंस होते हैं, क्रिमिनल केस में और बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, वो एक्यूज को जाता है, वो सिचुएशन नहीं होती फैमिली लॉ में। अगर आप मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट या क्रूलिटी या इल प्रैक्टिस, अगर आपको फॉर एग्जांपल रिलीजियस प्रैक्टिस से रोक रहे, आपने कोई हिडन कैमरा या वो तो नहीं लगाया हुआ ना, या रिकॉर्डिंग तो नहीं लगाई हुई, लेकिन आप लिख रहे हैं और फिर एविडेंस होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसमें वो प्रूव हो जाता है सवालों जवाब से कि हाँ ये उसको रोकता है, उसको बुरा लगता है, या ये चाहता है कि ये इस तरह नमाज ना पढ़े, तो या ये प्रैक्टिस ना करे, या इधर ना जाए या उधर ना जाए। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके जो वैसे ही जो क्रॉस एग्जामिनेशन या जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसमें पता चल जाएंगे, तो उस केस में एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा एविडेंस है मेडिकल के ग्राउंड्स पे है, उसको इल ट्रीटमेंट है, या कोई मोहल्ले वाले सुनते हैं, तो उनका कोई एफिडेविट लगा दें लिखवा के कि हाँ हम रोज़ सुनते हैं कि मारपीट की आवाज़ आती है, एफिडेविट ऑन ओथ स्टेटमेंट है, तो फिर जो है वहाँ पे एविडेंस कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, नहीं समझ आई तो दोबारा पूछना। नहीं थैंक यू सो मच मैम, समझ आ गई। ठीक है, हंसा का क्वेश्चन नेक्स्ट। हंसा, चलिए आप मेरे से नहीं बात करना चाहती, ना करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो वालेकुम सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया है ग्रुप का कि लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान के में जिस तरह से प्रिंसिपल्स निकाल के बताए जाते हैं, तो क्या हम भी उर्दू लैंग्वेज में ही लिखें या इंग्लिश में लिखें? आप लोगों ने इंग्लिश लिखनी है, उर्दू में नहीं जाना। वो एक सैंपल था जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। आप हमारे ही इंस्टाग्राम पे पेज पे चले जाएं, कुछ उर्दू होगा और कुछ इंग्लिश। इंग्लिश में हासिल नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आप लोगों ने लिखना है। वैसे मैं एक सैंपल बना के नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी। आप लोग इंग्लिश को प्रेफर करें। फिर उसमें कुछ समझ नहीं आती या चेक कराना है, थोड़ा सा चेक करा सकते हैं, ज़्यादा मैं चेक नहीं करूँगी। जिसका मैं चेक करूँगी उसके मैं -2 भी करूँगी, ठीक है। क्लियर है? जी जी ठीक है, शुक्रिया। जी मीर मुर्तज़ा, आपका क्वेश्चन। माजरत, आपको बहुत इंतज़ार किया। Hello, ma'am. No, madam, it's okay. Madam, actually, I have question about the suit we have filed about the conjugal rights. It in what law it will prevail? The law is not in divorce law, khula, or in maintenance. I have not read about that conjugal rights case. ठीक है, मैं ना ये वैसे कल के लेक्चर के बाद का सवाल है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। प्लेंट फॉर एग्जांपल, अगर एक बीवी ने प्लेंट जो है वो दायर की है कि मैं रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा बाकी डॉवर अमाउंट मुझे वापस मिले, और फिर मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी मेंटेनेंस मिले और बच्चों की मेंटेनेंस। उसने एक ही प्लेंट में ये लिख दिया,
फिर जो है रिटर्न स्टेटमेंट में एक तो उसमें रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा जो है आप करेक्ट इनकरेक्ट तो लिखते हैं, साथ रीज़न देते हैं। अगर रीज़न नहीं देंगे तो वो इवेसिव डिनायल होगा, मतलब आप वैसे ही इनकरेक्ट इनकरेक्ट कह रहे हैं, रीज़न नहीं दे रहे, तो आपका वो बात करेक्ट मानी जाएगी कि आप जानबूझ के ड्रामे कर रहे हैं। ठीक है? तो उस वक़्त जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखी जाती है तो उसमें जो ये है, ये क्लेम जो है कॉन्जुगल राइट्स का, कि वो कहते हैं कि पैरा वो 2 इनकरेक्ट है, ये झूठ बोल रही है। ये जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है, ये इसने जो है इसने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, तो ये वो प्ली रिटन स्टेटमेंट में ही ले लेते हैं। ठीक है? जनरली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में अलहदा से नहीं किया जाता। अलहदा से करना हो तो तब भी आप यही लिखेंगे कि मैरिटल ऑब्लिगेशन नहीं ऑब्ज़र्व करी या कोई और बड़े-बड़े इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं और उसकी बेसिस पे अलहदा से कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है। लेकिन जनरली ज़्यादा प्रैक्टिस में या इस्लामाबाद में वो रिटन स्टेटमेंट में ही रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की प्ली ले लेते हैं कि ये जो मुझसे तलाक माँग रही है, अपने इसने तो खुद ऑब्लिगेशंस पूरी ही नहीं की, तो मैं जो है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का क्लेम उसमें ले लेती हूँ। और एक्चुअली मैडम अगर जैसे कॉन्जुगल राइट का केस भी एक्सेप्ट हो गया और जो डाइवोर्स का चल रहा है तो ये कंसोलिडेट होगा या अलग मींस डिफरेंट चलेगा? ये कंसोलिडेट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हस्बैंड ने काउंटर में गार्डियन बच्चों की कस्टडी का केस कर दिया, इसने मेंटेनेंस माँगी थी इसके पास से, तो कस्टडी का काउंटर केस कर देते हैं गार्डियन कोर्ट में। पार्टीज़ सेम है, इश्यू सेम है, फैमिली सेम है, तो वो ये गार्डियन कोर्ट वाला भी जो मर्ज हो जाते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं। मतलब एक ही दफ़ा तीनों केसों को मिला के सुना जाता है और एक ही जजमेंट दी जाती है, ये होता है कंसोलिडेशन। ठीक है, फिर एक जो सवाल है हुज़ैफ़ा का कि फैमिली लॉज़ में एप्लीकेबल नहीं होती सीपीसी और 151 इन्हेरेंट पावर्स है, 151 को हम अलहदा से पढ़ लेंगे। मैंने आपको जनरली बताया कि जहाँ पे स्पेशल लॉ में प्रोसीजर नॉट गिवन हो तो वो सीपीसी में है। लेकिन फैमिली जो कोर्ट एक्ट है, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, उसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर है। तो जो है इस वजह से वो चीज़ें फ़ॉलो होंगी। जहाँ किसी पॉइंट पे ना हो तो फिर हमारे पास ये जो है मौजूद है, इसको देख सकते हैं। लेकिन जो फैमिली लॉ के लॉज़ हैं वो फैमिली कोर्ट एक्ट, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ये हैं, तो पहले हम उसको रीड कर लें, फिर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम सीपीसी की हेल्प ले सकते हैं, जो कि जनरली नहीं पड़ती। ये आपके टीचर आपको समझाना चाह रहे होंगे जो सीनियर हैं। यहाँ पे 1 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, आज का सेशन यहाँ पे एंड होगा। काफ़ी अच्छा सेशन रहा, आप सब अपना ख़्याल रखें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे और कोई किसी का सवाल हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है?